नमस्कार दोस्तों, एमपीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने विगत क्लास में व्यंजन संधि का अध्ययन कर लिया था, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। और इसके पहले 2 मिनट हम फ्लैशबैक में जाते हैं। तो हम लोगों ने व्यंजन संधि के अंतर्गत कुछ नियम पढ़े थे, जैसे का से संबंधित नियम थे। तो आपको याद होगा जो पहले वर्ण वाले नियम थे, 2 नियम हम लोगों ने पढ़े थे कि पहला तीसरे में बदल जाता है और पहला किसमें बदल जाता है, पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने माँ संबंधित नियम पढ़े थे, ता संबंधित नियम भी पढ़े थे, और एक अलग से एक नियम पढ़े थे जिसके बारे में हमने कहा था आपसे कि 2020 मुख्य परीक्षा में उस नियम से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक, तो चलिए दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं आज विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि, जैसा कि आप सभी को पता, हम लोगों ने जब पहली क्लास पढ़ी थी संधि में, तो उसमें हमने संधि के 3 प्रकार पढ़े थे। जब 3 प्रकार पढ़े थे उसमें हम लोगों ने देखा था पूर्व पद और उत्तर पद। उसके आधार पर हमने पहचान करना सीखा था कि पूर्व पद के अंतिम में और उत्तर पद के आरंभ में यदि स्वर हो तो कौन सी संधि होती है, वो स्वर संधि होती है। इन दोनों तरफ में से किसी भी एक ओर या दोनों ओर व्यंजन हो तो कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। परंतु विसर्ग संधि में बहुत ही आसान है, क्या करना है, प्लस के पूर्व यदि क्या लगे हो, विसर्ग लगे, क्या लगा हो, विसर्ग लगे हो, और इधर कोई मतलब नहीं है, इधर स्वर हो या व्यंजन, दोनों में से कुछ भी हो, तो वह संधि हमेशा किसकी होगी, उस शब्द में, उस वहां पर कौन सी संधि होगी, वहां पर होगी आपकी विसर्ग स्वर संधि। कौन सी होगी, सॉरी, विसर्ग संधि होती। ठीक, इसके बाद चलिए हम इसकी पहचान और नियमों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपके पहचान, क्योंकि जो प्रश्न दिया होता है उस प्रश्न में पूछ लिया जाता है निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है अथवा किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि आप उस शब्द पे पहचान पाएं कि विसर्ग संधि है या नहीं। तो जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो इसकी पहचान लिखिए आप सबसे पहले। पहचान में जैसे हम लोगों ने क्या लिखा था, स्वर संधि में जितने 5 प्रकार थे उनकी अलग अलग पहचान लिखी थी। जैसे हमने दीर्घ संधि का क्या लिखा था, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। गुण संधि का क्या लिखा था, शिरोरेखा के ऊपर 1 मात्रा। इसके बाद हम वृद्धि संधि में आए थे तो हमने क्या लिखा था, शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्राएं। तीसरे नेक्स्ट आए थे हम लोग यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि में हम लोगों ने अध्ययन किया था या और वा के पूर्व आधा वर्ण अथवा शब्द के मध्य में त्रा लगा हो। अयादि में गए थे तो हम लोगों ने दोस्तों चर्चा करी थी और पहचानने का क्या सीखा था कि या और वा के पहले अ सहित पूरे वर्ण होना चाहिए। इसी प्रकार व्यंजन संधि में आए तो व्यंजन संधि हमने देखा द्वित्व वर्ण आना चाहिए, संयुक्त वर्ण यदि आ जाते हैं, चा और छा आ जाते हैं, आधा ग और ग आ जाते हैं, तो वहां पर अधिकांशतः कौन सी संधि होती है, वहां पर होती है आपके व्यंजन संधि। इसी प्रकार हम लोग विसर्ग संधि की पहचान लिखेंगे। तो विसर्ग संधि की पहचान में तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, शब्द के मध्य में, शब्द के मध्य में यदि क्या हो, इनमें से कुछ भी दिख जाए, ये सा दिख जाए, या ये वाला सा दिख जाए, या रा की रेफ दिख जाए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस रा की रेफ के बारे में हम लोगों ने एक और संधि में अध्ययन किया था जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में हमने ये कहा था कि यदि शब्द के अंतिम वर्ण के ऊपर रा की रेफ लगी हो तब वहां पर कौन सी होती है, गुण स्वर संधि होती है। और इसमें विसर्ग में क्या होता है, अंत में नहीं होती है, कहां पर होती है, शब्द के मध्य में क्या होती है, रा के रेफ लगी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों जगह क्यों लिखा। वहां पर क्या है, शब्द के अंत में, और यहाँ पर क्या, शब्द के मध्य में, ये दिख जाए। इसके अलावा यदि आपको कहीं पर शब्द के मध्य में क्या दिख जाए, ये दिख जाए, एस दिख जाए, तो उन शब्दों में कौन सी संधि होगी, हमेशा उन शब्दों में आपके विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों, विसर्ग संधि होगी। इसके अलावा कुछ शब्द भी होते हैं जिसके आधार पर आप ध्यान देंगे कि उसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। यदि लिखिए दूसरी पहचान, ये तो पहला हो गया, दूसरा लिखिए, यदि किसी शब्द के प्रारंभ में कौन कौन से शब्द जुड़े हो। तो यदि किसी शब्द के प्रारंभ में आपको क्या दिख जाए, पै दिख जाए, क्या दिख जाए, पै दिख जाए, मन दिख जाए, यश दिख जाए, क्या दिख जाए, पै दिख जाए, मन दिख जाए, यश दिख जाए, पुर दिख जाए, धनु पुर
धनु, आयु, यजु, आसी, अध, क्या क्या लिखा हमने, पय, मन, यस, अध, तप। इन में से यदि आपको कुछ भी दिख जाते हैं किसी भी शब्द के प्रारंभ में, तो आप हमेशा क्या याद रखेंगे कि उस शब्द में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। इसके अलावा भी दोस्तों ये दिख जाए, छोटा दो दिख जाए, या इसके मान लीजिए ऐसा दिख जाए, ठीक है, या आपका ऐसा दिख जाए दो, तो हमेशा याद रखिएगा इनमें आपकी कौन सी संधि होगी, इनमें आपके कौन सी संधि होगी दोस्तों, इनमें आपकी होगी विसर्ग संधि। इसके अलावा तीसरी पहचान आपकी क्या हो सकती है कि रा के पहले बड़ी ई या बड़ा उ वाला कोई भी अक्षर दिख जाता है, कोई भी ऐसा वर्ण दिख जाता है रा के पूर्व जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है या बड़ा उ की मात्रा लगी है, तो उन शब्दों में कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए यही दो पॉइंट्स हैं। कौन कौन सा, पहला पॉइंट आपका क्या निकला दोस्तों, गौर से फिर से ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट आपका है कि शब्द के मध्य में क्या होना चाहिए, तीनों सा होना चाहिए या रा की रेफ लगी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, यदि किसी भी शब्द का प्रारंभ किससे होता है, इसे जैसे पय लिखा है हमने कहा पयोत, मन लिखा है मनोज, यश लिखा है यशोदा, पुर लिखा है, ठीक है ना आपका पुरोहित, धनु लिखा है, आयु लिखा है, ठीक, जैसे आयुर्वेद होगा। तो ये जितने भी जो हम लोगों ने लिखा है ये किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाएंगे, तो वो शब्द किसके उदाहरण होंगे, वो हमेशा उदाहरण होंगे विसर्ग संधि के उदाहरण होते। ये आपकी हो गई पहचान, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग अध्ययन करते हैं किसके बारे में इसके नियमों के बारे में। तो जब नियमों का अध्ययन करते हैं तो चलिए यहां सबसे पहले लिखेंगे नियम नंबर 1, ये हो गई आपकी विसर्ग संधि, ठीक। विसर्ग संधि के नियम नंबर 1 बहुत ही आसान है विसर्ग संधि सभी संधियों में से। तो जब नियम लिखेंगे तो पहला नियम क्या कहता है कि ये विसर्ग लगा है, क्या लगा है आपका, विसर्ग लगा है, और विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग के पहले छोटा आ अथवा बड़ा आ है। क्या उपस्थित है दोस्तों विसर्ग के पूर्व, छोटा आ अथवा बड़ा आ, ठीक है। और विसर्ग के बाद क्या हो सकता है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, क्या है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण। और हम लोगों ने पढ़ा जहां पांचवा आता है उसी के साथ या रा लावा आते हैं, तो इसके साथ क्या आ जाएंगे, या रा ला व या स्वर, कुछ भी आ जाते हैं। तो इधर क्या होगा, ये जो विसर्ग है दोस्तों ये किसमें बदल जाएगा, ये परिवर्तित हो जाता है ओ में। किसमें परिवर्तित हो जाता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो नियम क्या कहता है, आ है प्लस 345, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, विसर्ग परिवर्तित हो जाता है ओ में। ये नियम नंबर 1। इसी से कोरिलेटेड नियम नंबर 2 है, वो भी यहीं पर लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल हम करते हैं। नियम नंबर 2, पहला नियम आप याद कैसे करेंगे, आ है प्लस 345, 345 का मतलब ये होगा तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण। तो क्या उनसे संधि हो गई आपके, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। नियम नंबर 2 कहता आ नहीं है, क्या कहा हमने, एक में आ को हमने साथ में लिया, दूसरे में कहा हमने आ नहीं है। तो ये जो है ना इसमें हम पहले से ही कर देते हैं क्रॉस, क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। मतलब आ के स्थान पर आपके कोई भी स्वर हो सकता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आई, कुछ भी आ जाए, लेकिन ये दो नहीं आएंगे। और ठीक है, इसके बाद यदि आप कहा जाता है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या रा ल व या स्वर में से कुछ भी आ जाता है, तो ये जो विसर्ग है दोस्तों ये आपका विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा किसमें, ये विसर्ग आपका परिवर्तित हो जाएगा रा में। किसमें हो जाएगा, ये आपका बदल जाएगा रा में, ठीक। तो कैसे याद रख लेंगे आप, पहला नियम याद रखेंगे, आ है प्लस 345 तो ओ हो जाता है, आ नहीं है प्लस 345 तो क्या हो जाता है आपका, रा हो जाता है। ये हो गए आपके दोनों नियम। अब इनके उदाहरण देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले नियम नंबर 1 का उदाहरण देखते हैं। जब नियम नंबर 1 का उदाहरण देखेंगे तो उसमें एक फैक्ट और हम निकाल कर लाएंगे, ठीक।
तो चलिए नियम नंबर 1 का उदाहरण लिखिए सबसे पहले। अभ्यास 1। मान लीजिए क्या लिखा है, हमने क्या कहा, मनः धन जा। क्या कहा हमने, मनः धन जा। दूसरा हमने कहा, एक और लिख लेते हैं, मान लीजिए यशा धन दा। ठीक है, यशा धन दा, ये लिखा हमने। जब मनः प्लस दा लिखा, जैसे कि हम लोग संधि सॉल्व करते जा रहे हैं पूरी तरीके से, तो सबसे पहले हम पूर्व पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद के पहले वर्ण को देखते हैं। तो यहां पर हमने देखा विसर्ग, देखा, अंडरलाइन कर लिया, मतलब हमें पता चल गया दोस्तों कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। जब हमें पता चल गया तो हमने इसके पहले देखेंगे। हमें हमेशा जो भी प्रश्न दिया रहेगा विसर्ग के पूर्व ही चेक करना। तो जब विसर्ग के पूर्व देखो तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ ना में क्या इंक्लूड है, क्या जुड़ा हुआ है, क्या समाहित है। तो ना में हमने देखा तो क्या निकला, ना में हलंत लगाया तो निकला आ, मतलब विसर्ग के पूर्व आ है कि नहीं है। तो मतलब अपना पहला नियम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर लग जाएगा। जा देखा तो जा कौन सा है, तीसरा वर्ण है, क्योंकि हमने वो याद कर चुके हैं, गजड दब तीसरे वर्ण होते हैं। ठीक, तो जब हमने देखा तो हमें क्या करना, कुछ नहीं करना है दोस्तों, इनको हटाकर इनके स्थान पर हम ओ कर लेंगे। ये हो गई आपकी संधि कंप्लीट। हो गया कि नहीं होगा। अब जैसे हम लोग वर्ण विच्छेद में वर्णों को जोड़ रहे थे वैसे जोड़ देंगे। तो इधर हो गया माँ है, फिर ना हलंत वाला है, फिर ओ है, फिर इधर जा है। तो जब हम जानते ओ इसमें जुड़ेगा तो ओ आ से हलंत कट जाएगा, क्या बन जाएगा, मनोज। हो गया आपका। इसी प्रकार यशा धन दा लिखा है जैसे, तो मान लीजिए यशा धन दा का क्या होगा, या ये सा में हलंत लगा तो आ निकलेगा, फिर इधर विसर्ग है और इधर दा है। परिवर्तन हमेशा विसर्ग वाले में आएगा, याद रखिएगा, विसर्ग संधि का जब हम अध्ययन करेंगे। तो उधर से जब इसमें जुड़ा तो ये किसमें बदल गया, पूरा ये बदल गया आपका ओ में। किसमें बदल गया दोस्तों, ओ में बदल गया। जब ओ में बदल गया तो ये आगे आएगा। अब सिंपल सा हो गया, मान लीजिए एक प्रकार से वर्ण विच्छेद लिखा हुआ, इस वर्ण विच्छेद को आपको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए हम ले लिखा या सा हलंत वाला, इधर दा, तो इस आ से ये हलंत कटा, क्या बन गया, य सो दा। क्लियर। जैसे एक और देखते हैं, हमने लिखा दोस्तों पुरः धन हित। क्या लिखा हमने, पुरः धन हित। जब पुरः धन हित लिखा दोस्तों तो गौर कीजिए, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि विसर्ग के पूर्व रा है, लेकिन आखिरी वर्ण रा नहीं है। आखिरी क्या है इसका, आखिरी है अ। क्या है, अ है। जब आ गया तो हमें पता चल गया ये विसर्ग किसमें बदल जाएगा, ओ में। तो ऐसे हो गया पू आधा रा, फिर ओ और फिर हित। तो जब ये आगे जाएगा तो ये हलंत कटा, क्या बना, पुरोहित। तो आपसे पूछ लिया जाए कभी मित्रों दोस्तों कि पुरोहित शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी हो गई कौन सी हो गई आपके, हमेशा आप याद रखेंगे इस पे कौन सी संज्ञा हो जाती है, विसर्ग संधि। सॉरी, कौन सी संधि हो जाती है, इस पे हुप की हो जाती है विसर्ग संधि। ठीक। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। मान लीजिए यदि ऐसा बन गया तब क्या होगा, मान लिखिए मनः धन अभिलाषा। क्या लिखा, मनः धन अभिलाषा। एक ये लिखा हमने, और एक हम लिखते हैं प्रथमा धन अध्याय। अब जितने लोग जोड़ेंगे तो लगभग इसको गलत ही जोड़ेंगे। क्यों, मनः धन अभिलाषा को आप जोड़ेंगे, जो हमारा अनुमान है आप ऐसे जोड़ेंगे, मनोभिलाषा, है ना। तो जब मित्रों आप ऐसा जोड़े तो गलत होगा। क्यों, क्योंकि जब ऐसा जोड़ा हमने तो ये तो ठीक है, लेकिन ये इस आ के साथ तो नाइंसाफी हो गई ना, आ को आपने गायब कर दिया। जबकि हमने नियम में ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है कि इधर जो लिखा वो गायब हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा, ये इधर इंक्लूड हो जाएगा ओ के साथ। तो ऐसी स्थिति जब भी आती है तो हमेशा याद रखिएगा, नोट बना के लिख लीजिए कि जब विसर्ग के पश्चात आ आता है तब यह आ किसमें बदल जाता है, इस आ को हम इस रूप में लिखते हैं। किस रूप में, एस के रूप में लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। अर्थात ये क्या बनेगा, ये विसर्ग तो ओ में बदल जाएगा। तो क्या हुआ, मनो। अब इस आ को यदि ऐसे मान लीजिए लिखते हैं तो ये देखने में भी ऑड लग रहा है और अनुचित लग रहा है, ऐसा आपने कभी देखा भी नहीं होगा।
तो इसलिए इसको किस रूप में लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है इस रूप में, मनोभिलाषा। तो इसका सही संधि क्या होगा? योग क्या होगा? ये बनेगा। ठीक है, जब कभी भी विसर्ग के पूर्व आ हो और विसर्ग के पश्चात भी आ जाए, तब क्या करेंगे? तब हम बाद वाले आ को प्लुत स्वर में परिवर्तित कर देंगे। और प्लुत स्वर किस रूप में लिखा जाता है? एस के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि विदित है कि इस प्लुत स्वर का उच्चारण भी क्या होता है? आ होता है। इसी प्रकार जैसे इसको जोड़ेंगे आप, प्रथमा धन अध्याय। जब आप प्रथमा धन अध्याय को जोड़ेंगे तो आप क्या पाएंगे? इस आ है, इधर विसर्ग है और इधर आ, मतलब विसर्ग के यदि दोनों ओर आ होता है, आप लोग नोट बना के लिख लीजिए, यदि विसर्ग के दोनों ओर आ होता है तब बाद वाला आ प्लुत स्वर एस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आपका क्या बन जाएगा? ये तो ओ हो गया, और ये किसमें बदल जाएगा? ये बदल जाएगा आपके एस में। तो क्या बन जाएगा? प्रथमा धन अध्याय का प्रथमोध्याय। क्लियर? अब आप सॉरी, अब आप लोग अपने से एक जोड़िएगा। हमने लिख दिया का धन अपी। ठीक, इसको आप लोग जोड़िएगा, क्या बनता है क्या नहीं बनता। ठीक, इस प्रकार से नियम नंबर 1 के उदाहरण क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। अब चलिए, अब हम लोग लिखते हैं नियम नंबर 2 के उदाहरण। नियम नंबर 2 क्या है? नियम नंबर 2 क्या कहता है कि विसर्ग के पूर्व आ ना होना चाहिए, मतलब आ नहीं है प्लस 345, तब क्या हो जाता है? विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है। आ नहीं है प्लस 345। जैसे मान लीजिए हमने लिखा दोस्तों, क्या लिखा? चलिए लिखते हैं। हमने लिखा दो धन आत्मा। क्या लिखा? दो धन आत्मा। ठीक, और एक हमने लिखा, मान लीजिए निधन जन। ठीक, एक लिखा हमने दो धन जन, और एक और लिख देते हैं, मान लीजिए निधन झरना या झर। मान लीजिए हम केवल लिख रहे हैं निधन झर ही लिखा। ठीक, चलिए निधन झर लिखा हमने। अब क्या बन जाएगा? इन चारों को जोड़कर देखते हैं। तो हमने क्या कहा? विसर्ग के पूर्व यदि क्या होना चाहिए? आ नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके अलावा कुछ भी होगा सब चलेगा। तो यहां पर आप चेक करिए, विसर्ग है, विसर्ग के पूर्व क्या छोटा बड़ा है? बिल्कुल नहीं है। तो उसको छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आ रहा है दोस्तों तो हमें क्या करना है? हमें कुछ भी नहीं करना है, इस विसर्ग के स्थान पर रा की रेफ लगा देनी। इस विसर्ग को किसमें बदल देंगे? इसको बदल देंगे आधे रा में। किसमें बदल जाएगा? आधा रा में परिवर्तित हो जाएगा। और इधर यदि स्वर है तो स्वर जुड़ जाएगा, जो भी होगा उसके अनुसार जोड़ देंगे, क्योंकि यदि स्वर होता है तो स्वर की मात्रा लग जाती है, यदि नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा क्या होगा। तो देखिए, अब रा में परिवर्तित होगा, दो होगा, ये आधा रा होगा, ये आ है, ये इधर आधा ता और मा है। तो अब हमें पता है, ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि ऐसे लिखेंगे आप दुर्रात्मा, या ऐसे लिखेंगे। दोनों में से कोई भी तरीका हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों गलत है अपने आप में। तो क्या आप हम जानते हैं, जब भी स्वर होता है वो क्या आगे की ओर जाता है, उसको पूरा करने का प्रयास करता है। तो जब करेगा, प्रयास करेगा दोस्तों, तो कैसा हो जाएगा? ये आपका इस आ से ये हलंत कट जाएगा, और दो, और ये रा क्या होगा? पूरा हो गया, और आधा ता और मां। तो दो प्लस आत्मा का हमेशा क्या बनेगा? दुरात्मा। और कुछ हमारे मित्र होंगे जो ऐसे भी जोड़ लेंगे, तो ऐसे यदि जोड़ेंगे तो गलत कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा, अगला क्या लिखा है? निधन झर। क्या लिखा है? निधन झर। और विसर्ग के पूर्व क्या आ अथवा बड़ा आ रहा है? तो दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा रा में। अब चूंकि इधर स्वर तो है नहीं कि रा को पूरा करने का प्रयास करेगा, तो रा कैसा रहेगा? अपने आधे रूप में ही रहेगा। तो कैसा बन गया? निर्झर। अब दोस्तों थोड़ी आप फ्लैशबैक में जाइए, तो पिछले विगत क्लास में हमने पढ़ा था 2-4 क्लास पहले कि रा के प्रयोग,
रा कब किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप जब ध्यान देंगे इधर हमने क्या पढ़ा था, रा का उच्चारण जिस भी वर्ण के पूर्व होता है वह उस वर्ण के ऊपर लगता है। क्या पढ़ा था, रा का उच्चारण जिस भी वर्ण के पूर्व होता है उस वर्ण के वह ऊपर लगता है। तो रा का उच्चारण किस वर्ण के पूर्व, निर्झर, झा के पहले हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो रा किसके ऊपर लगेगा, झा के ऊपर लगेगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका निर्झर। और निर्झर किसका पर्यायवाची होता है, निर्झर आपका पर्यायवाची होता है झरने का। किसका पर्यायवाची, ये झरने का पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार जब यहां आएंगे दुह धन जन लिखा, क्या लिखा है, दुह धन जन, तो अब यहां देखिए क्या बन जाएगा, ये दो, ये रा में बदल जाएगा, ये जा और ना ऐसे बन जाएगा। फिर हमने देखा, हमेशा याद रखिएगा आधा रा जिस भी वर्ण के पहले आएगा उसी वर्ण के ऊपर लगा देना है। किसके ऊपर, जिस भी वर्ण के पहले आधा रा आएगा वह उसी वर्ण के ऊपर लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये दुर्जन। क्लियर हो गया। अब जैसे इसका सिंपल बन जाएगा क्या, ने, र और जा और ना, तो क्या बन जाएगा आपका निर्जन। अब अगला उदाहरण हम वो लेने वाले हैं जो आप हमेशा गलत लिखते हैं। ठीक, तो चलिए अगला उदाहरण, एक दो उदाहरण और लिखते हैं इस नियम के। हम लोगों ने लिखा दोस्तों, क्या लिखा, आसीह धन्यवाद। अब गौर से देखिएगा, बहुत से लोग आशीर्वाद गलत लिखते हैं और यह वर्तनी शुद्धिकरण में सदैव पूछा जाता है। तो अब हम व्यंजन विसर्ग संधि के नियमानुसार हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसका बनेगा आसी, ये विसर्ग रा में बदल गया और वाद। और अभी हमने क्या देखा कि जब ऐसा आता है तो रा जिस भी वर्ण के पहले आता है उसी के ऊपर लगाया जाता है। तो ये क्या बन गया इसका, आप अच्छे से देखिएगा, आ सी, किसके ऊपर रा की रेफ लग रही है, वाह के ऊपर लग रही है। किसके ऊपर लगे, वाह के ऊपर लगी। और बहुत सारे लोग कैसे लिखते हैं, आशीर्वाद, इसीलिए उनको आशीर्वाद नहीं मिल पाता, आशीर्वाद लिखते हैं। और आशीर्वाद नहीं मिलता तो पेपर भी नहीं निकलते। इसलिए आशीर्वाद सही लिखना सीख लीजिए, है ना, कि कैसे लिखते हैं, आशी धन वाद बराबर क्या बनता, आशीर्वाद, और ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक, और एक आखिरी एग्जाम्पल लिखते हैं, धनु धन धर। क्या लिखते हैं, धनु धन धर जब लिखोगे तो क्या बनेगा दोस्तों, और वो किसका पर्यायवाची बन जाएगा, फिर हम देखते हैं। हमने लिखा धनु धन धर, तो क्या बना, ये धनु विसर्ग किसमें, रा में बदल गया, ये धा आ गया और ये रा, इज इक्वल टू क्या बन गया आपका, धनुर्धर। ठीक, और धनुर्धर जो धनुष को धारण करता है उसे क्या कहते हैं, धनुर्धर कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपके विसर्ग संधि के दो नियम कंप्लीट हुए। अब चलिए अब तीसरा नियम लिखते हैं। विसर्ग संधि याद रखिएगा हमेशा वर्तनी शुद्धिकरण में सबसे ज्यादा मदद करती है। तो चलिए तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है दोस्तों कि विसर्ग लगा है, ये हमने क्या लिखा, मान लीजिए विसर्ग, विसर्ग लगा दिया। विसर्ग के पहले यदि छोटा ए अथवा छोटा ऊ आए, क्या है, विसर्ग के पहले छोटा ए अथवा छोटा ऊ आए और विसर्ग के बाद रा आ जाए। यहां से आप एक शब्द और आज सीखेंगे कि कैसे लिखा जाता है, जो हमेशा आप लोग गलत लिखते रहे। विसर्ग के पहले छोटा ई और छोटा ऊ और विसर्ग के पश्चात यदि रा आता है तो ये जो छोटे छोटे हैं ना, हमेशा क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, ये बड़े हो जाएंगे। और किस रूप में बताएंगे अपने आप को, बड़ी ई अथवा बड़ा ऊ के रूप में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि सबने सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर होवे माया। तो जब निरोगी की बात आती है तो आप हमेशा निरोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे। कैसे, ऐसा लिखेंगे निरोग, जबकि ऐसा नहीं लिखा जाता। ये क्या है, वर्तनी शुद्धिकरण की दृष्टि से पूर्णतः गलत है। अब कैसे लिखा जाए तो हम आगे यहां पर देख रहे हैं। मान लीजिए हमने लिखा निधन रोग, क्या लिखा, निधन रोग। अब नियम क्या कहता है, देखिए कि विसर्ग के पहले छोटा ई अथवा छोटा ऊ हो और विसर्ग के बाद रा होना चाहिए। तो ये जो छोटा है ये अपने बड़े में बदल जाएगा बस।
तो निह धन रोग है, तो ये छोटा है और नियम को फॉलो कर रहा है ना, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा निरोग। देखिए वर्तनी शुद्धिकरण में आएगा तो हम गलत कर देते हैं, क्या लिखते हैं, छोटा नी लिख देते हैं, वास्तव में क्या होता है, बड़ा नी होता है, निरोग। इसी प्रकार जैसे एक उदाहरण और देखिए, दो धन राज, क्या आ गया, दो धन राज आ गया, तो क्या लिखेंगे, दुराज। किस प्रयोग में हो जाएगा, ये चूंकि छोटा है विसर्ग है और इधर रा रहा, तो इसका बन जाएगा दुराज। ठीक, इसी प्रकार एक दो उदाहरण और देख लीजिए, जैसे हमने लिखा निह धन रस, क्या लिखा, निह धन रस, और एक लिखा निह धन रोध। ठीक, तो निह धन रस का जब लिखेंगे तो कैसा बन जाएगा, नीरस नहीं होता, नीरस। क्या बन जाएगा आपका, क्योंकि नियम क्या कहता है, नियमानुसार जब चलेंगे तो ये छोटा किसमें बदल जाएगा, बड़े में बदल जाएगा। तो निह धन रस का क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका नीरस। ठीक, कहते हैं ना कि जिंदगी नीरस हो गई है, मतलब बिना रस का हो गई है, तो ये नीरस नहीं होती है, कौन सी होती है, नीरस हो जाती है। फिर निह धन रोध को आप जोड़ेंगे तो क्या बने, निरोध। अब इसमें भी हम लोग गलती करते हैं, निरोध कैसे लिख देते, हम लोग निरोध सीधे ऐसे लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। निरोध है नहीं होता, क्या होता है, निरोध होता है। तो उसका शुद्ध रूप कैसा आएगा, उसका शुद्ध रूप आपका आएगा दोस्तों कैसे, इस रूप में, इक्वल टू ना में बड़ी ई की मात्रा रो और धा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपका जो ये तीसरा जो नियम है, ये वर्तनी शुद्धिकरण में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं और जैसे ढर रहा भेड़ चाल होती है उसी में चलते चल जाते हैं और हम लोग प्रश्नों को गलत कर देते हैं। ये आपका 3 नियम कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आते हैं चौथे नियम में। ठीक, इन 3 नियमों में कोई समस्या नहीं होगी किसी को। ये तीनों नियम जो हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने में। ठीक, अब चौथे नियम से जब पढ़ेंगे तो इस नियम की सहायता से हम लोग ये जो सा की समस्या होती है ना, कि कहाँ पर कौन सा सा लगाना है, कहाँ पर कौन सा सा नहीं लगाना है, उस समस्या को हम दूर करने का प्रयास कर लेंगे। और ये चौथा नियम ही हमें सबसे क्या कर देगा, पूरी संधि को समाप्त कर देगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग चौथा नियम पढ़ना है तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा, इधर तो विसर्ग है, बिल्कुल सही है, इस और हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा। देखिए हमने सबने पढ़ा है का खा, फिर क्या होता है, प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण के प्रयोग करना है बस, और उसी से अपने ये चौथा नियम कंप्लीट हो जाएगा। क ख, फिर चा और छा, फिर जा झा, सॉरी जा झा नहीं, क ये हो गया। इसके बाद क्या आएंगे आपका, इसके बाद आपका आएगा टा और ठा, क्या आएगा, अगली लाइन का टा और ठा, फिर कचट ता, ता और था त थ, फिर क्या आएगा प, और इधर आएगा फा। लिख लिया। अब आपको जैसे 3 सा होते हैं, एक शक्कर वाला होता है, एक षटकोण वाला होता है, एक सरौते वाला, इन तीनों सा जैसे हैं वैसे ही हमें उपयोग करना है। जो बीच वाला सा है दोस्तों वो सबसे ज्यादा नटखट है, और बीच वाले नटखट होते भी हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, बीच वाले से ही चालू करेंगे। और ये बीच में है ना, तो इन तीनों का मध्य क्या आता है, टा आ रहा है, क्या आ रहा है, टा वर्ग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखिए जब टा आ रहा है तो इसी के ऊपर नीचे अल्टरनेट हम ले लेते हैं। टा ले लिया तो उसके बाद कौन सा, एक ये आ गया, नीचे गए तो कौन सा आ गया, ये आ गया। तो इन तीनों का जो भी मेल होता है तो इन तीनों को मेल से हमेशा षटकोण निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, षटकोण निकल कर आता है। मतलब विसर्ग के बाद आपका का खा टा ठा पा फा में से कुछ भी आता है तो ये विसर्ग किसमें बदल जाएगा, ये विसर्ग षटकोण में बदल जाएगा, ऐसा सा। तो इसको अभी हम ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है, ये ऐसा लिखा जाएगा। ये आपका हो गया चौथा नियम। क्या हो गया कि विसर्ग के पश्चात क ख ट ठ प फ में से कुछ भी आता है, इसके साथ साथ एक और ध्यान लिख लीजिए, ये खुद सा भी आ जाता है, तो ये विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया ये वाला नियम। जैसे मान लीजिए हमने कहा दोस्तों, एग्जाम्पल लिखते जाते हैं फिर, जिससे कि तीनों चीजें यहां से आपके क्लियर होंगी इस नियम से। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा निह धन फल,
निधन फल। ठीक, एक लिखा हमने निधन पाप, एक लिखा हमने उदाहरण में दो धन कर्म। ठीक, चार चार लिखते हैं, दो धन कर्म। ठीक, और एक लिखा हमने धनु धन टंकार। ये धनु धन टंकार 2015 या 16 पीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपसे पूछा गया निधन फल, हमें कुछ नहीं करना है, बस हमने देख लिया ना अल्टरनेट का, फिर क्या आता है, का के बाद एक छोड़ा तो ट, एक छोड़ा तो क्या आया प। अब ये जब भी आएंगे तो क्या है, ये विसर्ग 66 कोण में बदल जाएगा। तो जब हमने कहा तो इसके विसर्ग के पश्चात आ रहा फल, फिर तो क्या कर देंगे, विसर्ग को सा में बदल दीजिए और कुछ नहीं करना बस। तो निधन फल का क्या बन गया, निष्फल। निधन पाप लिखा हमने, तो निधन पाप का क्या हो, कुछ नहीं करना, ये विसर्ग किसमें बदल गया, षटकोण में, तो क्या बन गया, निष्पाप। समस्या खत्म हुई कि नहीं हुई, कि निष्पाप में शक्कर वाला सा लिखे, सरौते वाला लिखे कि षटकोण वाला। इसी प्रकार आपका आ गया दो धन कर्म, क्या बन गया, ये हो गया आपका दुष्कर्म। ठीक, अब जैसे ये वाला पूछा गया था, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, टा आ रहा है ना, तो टा में जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा, विसर्ग षटकोण में बदल जाएगा, तो क्या हो गया, धनुष टंकार। ठीक, तो ये हो गया आपका ये वाला नियम कंप्लीट। अब अगला नियम क्या कहता है, एक तरफ विसर्ग हो, अब जैसे जैसे हमने लिखा था ना, तीनों सा लिखे थे, तो देखिए एक षटकोण वाला सा तो पूरा होगा, अब कौन सा बचा, शक्कर और सरौता। तो शक्कर तो पहले आता है, जब शक्कर पहले आता है तो दोस्तों ये जो कौन से चा अथवा छा, तो विसर्ग के पश्चात चा या छा या स्वयं सा शक्कर भी आए तो विसर्ग सा में बदल जाएगा। जैसा कि चलिए नियम इसका भी लिखते हैं पांचवें नियम के रूप में। चलिए पांचवा नियम लिखिए। पांचवा नियम क्या कहता है, इधर विसर्ग है, विसर्ग के पश्चात चा छा या स्वयं सा आ जाए, क्या आ जाए, विसर्ग एक तरफ हो दूसरी तरफ च छा सा, इधर स्वर कोई भी स्वर आ सकता है दोस्तों, तो इस पर कोई भी इशू नहीं है आपका। ठीक है, और कोई भी वर्ण आ सकता है। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा दोस्तों, सरल सा लिखते हैं कि अपन उदाहरण कुछ भी लिख लेते हैं, दो धन शासन लिखते हैं। क्या लिखा हमने, मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा, सबसे सरल एग्जाम्पल लिखते हैं, दो धन शासन। देखिएगा जब आप दुशासन लिखते हैं ना, तो आप अधिकांशतः दुशासन गलत लिखते होंगे। ठीक, तो दो धन शासन लिखा, और चूंकि शासन हमें पता कैसे लिखा जाता है, तो अब यहाँ पर कैसा हो जाएगा, विसर्ग है, विसर्ग के बाद सा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ पर नियमानुसार आपका हो जाएगा, ये विसर्ग किसमें बदलेगा, सा में बदलेगा। तो कैसा लिखा जाएगा, दुशासन। और देखिए दिखने में ऑड लग रहा है पूरी तरीके से, और हम लिखने के बाद खुद डाउट में आ सकते हैं, दुशासन ऐसे लिखेंगे तो ये सही है गलत, परंतु दुशासन कैसे लिखा जाएगा, इस रूप में लिखा जाएगा, अर्थात इसमें दो सा आएंगे और दोनों सा कौन से होंगे, शक्कर वाले होंगे। चलिए एक और लिखते हैं उदाहरण, जैसे हमने लिखा मान लीजिए निधन छल। क्या लिखा हमने, निधन छल लिखा। ठीक, अब इसमें कौन सा छा आना चाहिए, तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, छा छाता आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब विसर्ग के बाद चा छा अथवा सा में से कुछ भी आता है तो विसर्ग सदैव सा में परिवर्तित होता है, तो क्या हो जाए इसका, निधन छल बराबर निश्चल। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये नियम कंप्लीट होता है। अब आखिरी नियम पढ़ते हैं, और जिसके साथ हमारी विसर्ग संधि क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो चलिए आखिरी नियम क्या कहता है, आखिरी नियम कहता है दोस्तों, इधर विसर्ग, नियम नंबर 6, विसर्ग है, ठीक है, कोई बात तो नहीं, विसर्ग के बाद क्या लिखा है, ता था या खुद सा हो, तो ये विसर्ग बदल जाएगा सा में, मतलब इस रूप, ये ऐसा रूप धारण कर लेगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा निधन साहस, क्या लिख लिया, निधन साहस, तब इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका निस्साहस। ठीक, यदि मान लीजिए हमने लिख दिया निधन संदेह, क्या हो जाएगा, निस्संदेह। ठीक, तो इस प्रकार से आपके ये वाले पूरे उदाहरण कंप्लीट होते। फिर भी एक और लिखते हैं निधन तेज, क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा निस्तेज। ठीक,
इस प्रकार से दोस्तों आपके पूरे नियम का समाप्त होते हैं। कुछ अपवाद स्वरूप भी संधि विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं जो वास्तव में इसमें आने नहीं चाहिए परंतु आते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे प्रातः धन काल यदि बोला जाए, विसर्ग के पूर्व आ हो और विसर्ग के बाद का आ जाए, खा आ जाए, तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल स्वरूप प्रातः धन काल, कुछ अपवाद है जिनको सीधे लिख लीजिए कि इनमें कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, पहला एक एग्जाम्पल में लिख लीजिए प्रातः धन काल, पहला क्या लिखा हमने, प्रातः धन काल बराबर क्या हो जाएगा, आपकी संधि इसको करेंगे तो सीधे से सीधे लिख देना है आपको प्रातः काल। ठीक, एक आपका दुह धन खा यदि आ जाए तो आप क्या लिख देंगे, सीधे दुख लिख देंगे। ठीक, और एक कौन सा, ये भी अपवाद ही है, नमः धन कार बराबर नमस्कार। क्यों, क्योंकि यहां पर वैसे आना चाहिए था, षटकोण आना चाहिए थे, परंतु ये अपवाद स्वरूप है, एक्सेप्शंस हैं, तो इन्हें आप लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका आ गया पुरः धनकार, ये भी आपका एक्सेप्शन ही है। हाँ, परंतु याद रखिएगा पुरस्कार होता है ना कि पुरस्कार, हम लोग पढ़ते हैं पुरस्कार, जबकि क्या होता है वो पुरस्कार होता है और इस रूप में लिखा जाता है। ठीक, ये सभी आपके एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। इसके बाद एक जो बहुत ही बड़ा अपवाद है वो आपका है पुनर्जन्म। आपसे पूछा जाए दोस्तों पुनर्जन्म में कौन सी संधि है, तो आप हमेशा बताएंगे कि पुनर्जन्म में वास्तव में कोई संधि नहीं होती है, बल्कि यह पुनर प्लस जन्म का संयोग है। किसका है, पुनर प्लस जन्म का संयोग है। और याद रखिएगा प्रश्न पूछा गया निम्न में से कुछ शब्द में कौन संधि नहीं है, निम्न दिए गए शब्दों में से किस शब्द में संधि नहीं है। तो आप याद रखिएगा संधि में कुछ परिवर्तन होते हैं जबकि संयोग में कोई परिवर्तन नहीं होते। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पर का धन मा धन ला इक्वल टू क्या बन जाएगा, कमल। तो क्या यहाँ पर हमने संधि की, बिल्कुल नहीं की, यहाँ पर आपका हुआ है संयोग। क्या हुआ है, संयोग हुआ। तो जब भी आपसे पूछा जाए, चार विकल्प दे दें कि निम्न में से किस शब्द में संधि नहीं है, तो आप तोड़ कर देखेंगे और यदि तोड़ कर जोड़ने के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वहां पर संयोग होगा, ना कि संधि होगी। ठीक, इस प्रकार से आपकी विसर्ग संधि समाप्त होती है। अब एक दो को तोड़ना देख लीजिए। जैसे हमने कहा था तोड़ते वक्त कुछ बातें याद रखिएगा हमेशा। क्या याद रखेंगे, संधि विच्छेद करते, संधि विच्छेद विसर्ग संधि का है ना दोस्तों। तो यहां पर आप याद रखिएगा सबसे पहली बात स श स र एस का विसर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, कहीं पर आप दिख जाए तो इनका आप विसर्ग कर देना। ठीक है, इसके अलावा आप एक बात और ध्यान देंगे, क्या, जो पहला नियम है, पहला नियम ने हमने क्या कहा, जो शब्द लिखे थे उन शब्द के पश्चात वो शब्द यदि दिख जाएं, कौन कौन से जो हमने लिखा था, मन तप यश अध, ये जो शब्द लिखे थे दोस्तों, ये शब्द आपके दिख जाते तो इसके बाद जो भी होगा, मात्रा लगी हो, जो भी मात्रा लगी होगी उनका विसर्ग कर दीजिएगा। बस ध्यान, आप उस मात्रा में आपको ध्यान देना, उन मात्राओं के बाद ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या ध्यान देंगे आप, उन मात्राओं के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है, क्या पूछ लिया गया, बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है, तो हमने पहचान में लिखा था शब्द के ऊपर क्या रा की रेफ या मध्य में रा आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों, याद रखिए शब्दों के मध्य में रा आ जाए, या आप यहां पर इसे भी मेंशन कर लीजिए। तो आपका इसका बन जाएगा रा का विसर्ग हो जाता है बहि धन अंग। ठीक, स रा की रेफ यस, और इसके साथ ही साथ रा भी जोड़ देते हैं, रा स रा की रेफ यस का विसर्ग हो जाता है। बस आपको ये करना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से संधि की क्लास समाप्त होती है। अब हम लोग अगली क्लास में छंद का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी व्यापम में जो विगत वर्षों में पटवारी की परीक्षा हुई थी उसमें छंद के प्रश्न भी पूछे गए थे, तो उसी को टारगेट करते हुए अब हम लोग छंद का अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए एमपीडीआई यूट्यूब की ओर से आप सभी का नमस्कार।